नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस बातचीत में। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल सवाल पर गौर कर रहे हैं। रट्टा मारना और असल में कुछ सीखना, इन दोनों के बीच आखिर फर्क क्या है? हम सब ने ये अनुभव किया है ना? परीक्षा के लिए रात भर रट्टा लगाया, अगले दिन सब कुछ लिख दिया और फिर एक हफ्ते बाद दिमाग बिल्कुल साफ। तो क्या सीखने का कोई बेहतर, कोई ज्यादा असरदार तरीका है? हमारे हाथ ना शिव नारायण का एक बहुत ही दिलचस्प शोध लगा है। इसका शीर्षक है हाउ द ब्रेन लर्न्स, विजुअलाइजिंग ब्रेन पेज मैप्स एंड मेमोरी मॉड्यूल्स। हाँ, काफी दिलचस्प पेपर है ये। और इसमें ना लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज थ्योरी नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो दावा करता है कि इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये ब्रेन पेज आखिर है क्या चीज, ये कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये वाकई हमारे सीखने के तरीके में कोई क्रांति ला सकता है? यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वे ये है कि ये फ्रेमवर्क सीखने को सिर्फ एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक गतिविधि नहीं मानता है। यह इसे एक न्यूरोलॉजिकल और एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। शारीरिक प्रक्रिया सीखने को? हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि हमारा मस्तिष्क ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए अंदर ही अंदर कुछ संरचनाएं बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी इमारत का खाका या कह लीजिए ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये सीखने की इंजीनियरिंग है, सिर्फ फिलॉसफी नहीं। सीखने की इंजीनियरिंग, वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो चलिए फिर इस इमारत की नींव से ही शुरू करते हैं। शोध में ब्रेन पेज मैप्स और ब्रेन पेज मॉड्यूल्स का जिक्र है। ये आखिर हैं क्या? मतलब ब्रेन पेज शब्द से तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर कोई किताब का पन्ना हो। लेकिन फर्क ये है कि एक डायनेमिक, एक जिंदा पन्ना है। ब्रेन पेज थ्योरी के अनुसार जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को स्टोर करने के लिए दो तरह की मुख्य संरचनाएं बनाता है। पहले है ब्रेन पेज मैप्स। इन्हें आप ज्ञान का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ज्ञान का ब्लूप्रिंट, ठीक है। हाँ, इनकी भी तीन मुख्य किस्में हैं। एक कॉग्निटिव मैप्स यानी संज्ञानात्मक नक्शे। ये अमूर्त अवधारणाओं और विचारों को समझने में मदद करते हैं, जैसे लोकतंत्र क्या है, बिल्कुल, या न्याय का क्या मतलब है। हाँ। दूसरे हैं स्पेशियल मैप्स या स्थानिक नक्शे, जो ज्ञान की संरचना का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे किसी देश का नक्शा या मानव शरीर का डायग्राम। और तीसरे पाथवे मैप्स या मार्ग नक्शे। ये किसी समस्या को हल करने के लिए जो जरूरी कदम दर कदम प्रक्रिया होती है उसे दिखाते हैं, जैसे गणित का कोई सवाल हल करने के स्टेप्स या चाय बनाने की विधि। एक मिनट, यहां मुझे एक सवाल है। कॉग्निटिव और स्पेशियल मैप्स, इनमें साफ साफ क्या फर्क है? मुझे ये दोनों थोड़े एक जैसे लग रहे हैं। दोनों ही तो दिमाग में एक तरह का ढांचा बना रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं, तो अहिंसा और सविनय अवज्ञा जैसे विचारों को समझना ये एक कॉग्निटिव मैप है, ये एक वैचारिक ढांचा है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, लेकिन जब आप भारत के नक्शे पर ये देखते हैं कि दांडी मार्च गुजरात में कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो वो एक स्पेशल मैप हो गया। बिल्कुल, एक क्या और क्यों से जुड़ा है, दूसरा कहाँ और कैसे की संरचना से। समझ गया। तो एक विचारों का नक्शा है और दूसरा जगहों या चीजों की बनावट का। ठीक है, तो ये मैप्स तो हो गए ब्लूप्रिंट। और मॉड्यूल्स के बारे में क्या? वे संरचना में कहाँ फिट होते हैं? क्या ये उस ब्लूप्रिंट में बने कमरे हैं, जैसे एक लाइब्रेरी, एक वर्कशॉप? वाह, ये एक बेहतरीन सादृश्य है। बिल्कुल सही। ब्रेन पेज मॉड्यूल्स उस इमारत के कार्यात्मक कमरे या कह लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके भी तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला, मेमोरी मॉड्यूल्स। ये आपकी इमारत की लाइब्रेरी है, जहां सीखी हुई सामग्री, तथ्य और आंकड़े संग्रहित होते हैं, स्टोर रूम की तरह। हाँ। दूसरा, वर्किंग मॉड्यूल्स। ये आपका वर्कशॉप है, जहां आप लाइब्रेरी से जानकारी निकालकर उसे असल में इस्तेमाल करते हैं, किसी समस्या को हल करने के लिए। और तीसरा, विजुअल मॉड्यूल्स। इसे आप इमारत का प्रोजेक्शन रूम कह सकते हैं, जो सीखने की सामग्री से जुड़ी मानसिक और संवेदी छवियों को प्रोसेस करता है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। तो ये सिर्फ जानकारी को लाइब्रेरी में रखना नहीं है, बल्कि एक पूरी वर्किंग बिल्डिंग बनाना है, जिसमें एक वर्कशॉप भी है जहां उस जानकारी का इस्तेमाल किया जा सके। सही कहा। ये मैप्स और मॉड्यूल्स मिलकर एक डायनामिक,
एक जीवंत सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। ये ज्ञान को एक मृत फाइल के रूप में स्टोर करने के बजाय उसे एक जीवंत इंटरैक्टिव वास्तुकला में बदलने जैसा है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और शायद यही रट्टा मारने और असल में सीखने के बीच का फर्क है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि दिमाग में ज्ञान की ये इमारत मैप्स और मॉड्यूल से बनती है। लेकिन इस इमारत को बनाने का सामान मतलब ज्ञान, वो दिमाग में आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? यहीं पर शोध में सोर्स पेज और जेड पेज का आइडिया आता है ना? बिल्कुल, ये इस पूरी प्रक्रिया का इनपुट और आउटपुट है। सोर्स पेज ज्ञान का स्रोत है, जैसे किताब में मौजूद कोई चैप्टर या कोई लेख, ये शुरुआती बिंदु है। और जेड्स पेज है आउटपुट, मतलब वो वास्तविक दुनिया का काम जहां उस ज्ञान का उपयोग किया जाता है। जैसे परीक्षा में सवालों के जवाब देना? हाँ, या कोई निबंध लिखना या किसी मशीन को ठीक करना। और यहीं से बुक टू ब्रेन नॉलेज ट्रांसफर या BBKT की अवधारणा आती है। नाम तो काफी फैंसी है। हाँ, नाम फैंसी है, लेकिन आइडिया बहुत सरल और शक्तिशाली है। सोचिए, पारंपरिक क्लासरूम में क्या होता है? ज्ञान किताब से पहले शिक्षक के दिमाग में जाता है। फिर शिक्षक उसे अपनी भाषा, अपनी समझ के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर छात्र के दिमाग में पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी बारीकियां खो जाती हैं, जानकारी का रूप बदल जाता है। तो ये तो सीखने की प्रक्रिया से वो चाइनीज विस्पर्स वाला गेम हटाने जैसा है, जहां एक सिरे से शुरू हुई बात दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाती है। क्या बढ़िया उदाहरण है, बिल्कुल वही बात है। BBKT का मतलब है कि जानकारी सीधे सोर्स से दिमाग तक पहुंचे, बिना किसी मिलावट के। छात्र सीधे किताब से जुड़ता है और अपने मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना खुद बनाता है। बिल्कुल, ये सीखने वाले को एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से एक सक्रिय निर्माता में बदल देता है। वे केवल सुन नहीं रहे हैं, वे अपनी समझ की इमारत का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ शिक्षक का काम ईंटें देना नहीं, बल्कि ये सिखाना है कि इमारत कैसे बनाई जाती है। शोध में एक बयान है जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। सीखना मस्तिष्क में ज्ञान का हस्तांतरण है, लेकिन काम करना वस्तुओं में ज्ञान का हस्तांतरण है। ये मोटर साइंस क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो सीखने को केवल एक दिमागी कसरत से ज्यादा कुछ बता रहा है। ये इस सिद्धांत का दिल है, आप कह सकती हैं। लर्नोग्राफी इस बात पर जोर देती है कि शारीरिक जुड़ाव सीखने को सीमेंट की तरह पक्का करता है। जब हम लिखते हैं, चित्र बनाते हैं या किसी मॉडल के साथ काम करते हैं, तो हम केवल अपने हाथ नहीं चला रहे होते, हम अपने मस्तिष्क के मोटर सर्किट को सक्रिय कर रहे होते हैं। और ये शारीरिक क्रिया उस अमूर्त ज्ञान को एक ठोस, एक प्रक्रियात्मक स्मृति में अंकित कर देती है। मतलब सिर्फ पढ़ने या सुनने से ज्ञान दिमाग की सतह पर तैरता रहता है, लेकिन जब हम उसे अपने हाथ से लिखते या बनाते हैं तो वो गहराई में जाकर जम जाता है। एकदम सही। मैं हमेशा हैरान होता था कि मुझे स्कूल के वो फॉर्मूले क्यों आज भी याद हैं, जिनके मैंने अपनी कॉपी में अजीब अजीब से चित्र बनाए थे। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे होता था। अब इस थ्योरी को पढ़ के समझ आता है कि मैं अनजाने में ही विजुअल मॉड्यूल्स और मोटर साइंस का इस्तेमाल कर रहा था। वो शारीरिक क्रिया उस ज्ञान को मेरे दिमाग में खोदने जैसा था। शोध में हिप्पोकैम्पस को शिक्षार्थी के मस्तिष्क का सर्च इंजन कहा गया है। ये सादृश्य तो कमाल का है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मैं नोट्स लिखते हुए हाथ से डायग्राम बनाता हूं, तो मोटर साइंस असल में मेरे हिप्पोकैम्पस को उस जानकारी को बेहतर ढंग से इंडेक्स करने में मदद कर रहा है, ताकि मेरा सर्च इंजन बाद में उसे आसानी से ढूंढ सके? वाह, क्या शानदार तरीके से आपने इन तीनों चीजों को जोड़ा है। बिल्कुल यही बात है। हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का गूगल है। जब हम कोई ब्रेन पेज बनाते हैं, मतलब मैप्स और मॉड्यूल्स बनाते हैं, तो हिप्पोकैम्पस उन सभी अलग-अलग हिस्सों को टैग और इंडेक्स करता है। और मोटर साइंस का इस्तेमाल करना उस जानकारी के लिए बहुत अच्छा SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने जैसा है। जब आप हाथ से कुछ लिखते या बनाते हैं, तो आप अपने दिमाग को बता रहे होते हैं ये जरूरी है, इसे आसानी से खोजने लायक बनाओ। इसीलिए हाथ से बनाए नोट्स अक्सर टाइप किए गए नोट्स से ज्यादा याद रहते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असलियत में काम करता है? एक ब्रेन पेज क्लासरूम एक पारंपरिक टॉकिंग क्लासरूम से व्यवहार में कैसे अलग होगा? क्या वहां बच्चे बस चुपचाप अपनी अपनी किताबों में लगे रहेंगे? ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। असल में एक ब्रेन पेज क्लासरूम शायद एक पारंपरिक क्लासरूम से ज्यादा शोरगुल वाला और ज्यादा एक्टिव होगा। अच्छा। हाँ, उसकी कल्पना एक शांत लाइब्रेरी की तरह नहीं, बल्कि एक व्यस्त डिजाइन स्टूडियो या वर्कशॉप की तरह कीजिए। यहाँ शिक्षक सेज ऑन द स्टेज नहीं है जो मंच पर खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है,
बल्कि गाइड ऑन द साइड है जो घूम घूम कर मदद कर रहा है। एक मेंटर की तरह। सही। आप देखेंगे कि एक कोने में छात्र किसी मुश्किल वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक बड़ा सा फ्लो चार्ट, मतलब एक पाथवे मैप बना रहे हैं। दूसरे कोने में कुछ छात्र मिलकर किसी ऐतिहासिक घटना का माइंड मैप यानी कॉग्निटिव मैप तैयार कर रहे हैं। वे बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और सीधे स्रोत सामग्री से जानकारी खींच रहे हैं। मतलब वे निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय ज्ञान निर्माता है। एग्जैक्टली। तो ये तो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। शिक्षक को सब कुछ जानने वाले ज्ञानी से कोच बनना होगा, जो ये सिखाए कि सही सवाल कैसे पूछें और जानकारी को व्यवस्थित कैसे करें। शोध में छोटे शिक्षक बनने वाले छात्रों का भी जिक्र है, जहां वे एक दूसरे को सिखाते हैं। हाँ, इसे रेसिप्रोकल लर्नोग्राफी कहा जाता है। हम सबने ये अनुभव किया है ना? किसी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे किसी और को समझाने की कोशिश की जाए। हाँ बिल्कुल। जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपको चीजें खुद और भी साफ हो जाती हैं। सही कहा। जब आप किसी और को सिखाते हैं तो आपको उस विषय को अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करना पड़ता है। आपको अपने खुद के ब्रेन स्पेस को साफ और मजबूत करना पड़ता है। ये ज्ञान को ठोस बनाने का शायद सबसे प्रभावी तरीका है। शोध में एक और बड़ा फैंसी एक्रोनिम है, सॉटेमॉफ। ये किसी जासूसी एजेंसी के कोड नेम जैसा लगता है। हाँ। ये क्या है और ये हमारी यादों के बारे में हमें क्या बताता है? हाँ, ये थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन ये इस बात का खुलासा करता है कि हमारी याददाश्त कैसे काम करती है, जो बिल्कुल जादुई है। एक आम गलतफहमी ये है कि ज्ञान हमारे दिमाग में एक किताब के पन्ने की तरह संग्रहित होता है, जिसे हम बस खोलकर पढ़ लेते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता था। सॉटेमॉफ मॉडल बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हमारा दिमाग हर बार जरूरत पड़ने पर उस ज्ञान के पन्ने को अलग अलग टुकड़ों से दोबारा बनाता है। हाँ, सॉटेमॉफ का मतलब है स्पेस, ऑब्जेक्ट्स, टाइम, इंस्टेंस, मॉडल, ऑर्डर और फॉर्मेटिंग। ओके, ये तो बहुत सारे टुकड़े हैं। लेकिन इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप किसी दोस्त को अपनी पिछली बर्थडे पार्टी के बारे में बता रहे हैं। आपका दिमाग एसोटीमॉफ का इस्तेमाल कर रहा है। वो याद करता है कि पार्टी कहाँ थी, वहाँ कौन कौन लोग और केक जैसी क्या क्या चीजें थीं। ये कब हुई और आपने केक किस क्रम में काटा और तोहफे खोले। आपका दिमाग हर बार इन अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा करता है और आपके लिए उस पूरी याद को ताज़ा कर देता है। मतलब वो हर चीज की एक सटीक कॉपी नहीं रखता, बस इन टुकड़ों को रखता है। बिल्कुल। तो ये एक पहेली को जोड़ने जैसा है। हर बार जब हमें किसी चीज को याद करने की जरूरत होती है तो हमारा दिमाग इन अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठा करता है और हमारे लिए वो पेज फिर से बनाता है। ये तो अविश्वसनीय है ना? इसका मतलब है कि यादें स्थिर नहीं हैं, वे हर बार दोबारा बनती हैं और ये बहुत कुशल भी लगता है। हमें जानकारी संग्रहित कर सकता है। ये हर चीज की भारी भरकम वीडियो फाइल संग्रहित नहीं कर रहा है, बल्कि उन छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स को संग्रहित कर रहा है जिनसे ज्ञान का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये ब्रेन पेज थ्योरी सीखने के बारे में हमारे सोचने के पारंपरिक तरीके को पूरी तरह से चुनौती देती है। ये हमें निष्क्रिय सुनने से हटाकर सीधे स्रोत से ज्ञान की सक्रिय, शारीरिक और स्वनिर्देशित संरचना की ओर ले जाती है। ये ज्ञान को एक संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक उपकरण के रूप में देखने के लिए कहती है। सही कहा। और अगर हम इस बड़े चित्र को देखें तो ये शिक्षा के लिए एक प्रतिमान बदलाव का आह्वान करता है। ये एक ऐसी प्रणाली की ओर इशारा करता है जो शिक्षण पर कम और सीखने के लिए मस्तिष्क की प्राकृतिक वास्तुकला को सुविधाजनक बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। ये शिक्षकों को ज्ञान के संवाहक से सीखने के वास्तुकार बनने के लिए कहता है, जो छात्रों को अपनी ज्ञान की इमारत बनाने में मदद करते हैं। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। यदि हमारा मस्तिष्क वास्तव में इस तरह से ज्ञान का निर्माण और उपयोग करता है तो हम अपनी व्यक्तिगत सीखने की आदतों को अनुकूलित करने के लिए आज इन सिद्धांतों का उपयोग कैसे शुरू कर सकते हैं। शायद अगली बार जब कुछ नया सीखना हो, चाहे वो ऑफिस का कोई नया सॉफ्टवेयर हो, गिटार का कोई कॉर्ड हो या कोई नई रेसिपी, तो उसे सिर्फ पढ़ने या देखने के बजाय एक पल रुककर सोचें, मैं इसका ब्रेन पेज कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ? क्या मैं इसका एक डायग्राम बना सकता हूँ? क्या मैं इसके स्टेप्स को लिख सकती हूँ? या शायद सबसे अच्छा, क्या मैं इसे किसी और को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ? शायद असली सीखना वहीं से शुरू होता है।